Hello everyone, this is CA Keval Mota, and in this video we are going to cover the amendments which are applicable for May 26 and June 26 एग्जाम्स। ओके, तो ये पूरे वीडियो में हम लोग जितने भी अमेंडमेंट्स करेंगे वो आप लोग के मे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है, और अमेंडमेंट्स में से कम 15 से 20 मार्क का एग्जाम में आता है। ओके, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर बन गया तो 6-7 मार्क का तो वही क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू ऑल द अमेंडमेंट्स वेरी नाइसली। ओके, एकदम प्रॉपरली अच्छे से करके जाना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस लेक्चर इज एप्लीकेबल फॉर इंटर एज वेल एज फाइनल। जो अमेंडमेंट्स इंटर को एप्लीकेबल नहीं है वो अमेंडमेंट्स मैं बोल दूंगा कि इंटर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो दोनों जन देख लेना। सबसे पहला अमेंडमेंट, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फाइनल लेवल। ओके, सीए फाइनल, सीए में फाइनल के लिए एप्लीकेबल है। ओके, एज वेल एज सीए में इंटर। ओके, सीए में इंटर के लिए एप्लीकेबल, सो फाइनल लेवल दोनों जन एंड सीए में इंटर। ओके, सो यू हैव टू वॉच दिस अमेंडमेंट। भी शेड्यूल 3 करके गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। शेड्यूल 3 मतलब नॉट अ सप्लाई। ओके, शेड्यूल 3 मीन्स एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आता। तो वहां पर एंट्री नंबर 8 करके हुआ करता था। कि एंट्री नंबर 8 करके जो था उसके अंदर दो एंट्रीज पहले से थी। ओके, पहला था वेयरहाउस गुड्स एंड दूसरा था आईसी सेल्स। ओके, मतलब अगर हम लोगों ने समझो गुड्स को वेयरहाउस में इंपोर्ट किया, ठीक है, वेयरहाउस के अंदर रखा है इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करके, और वेयरहाउस के अंदर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स को किसी और को बेच रहे हैं। सो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ इसके ऊपर जीएसटी नहीं आता था। ओके, ये तो क्लियर था पहले से, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। आईसी सेल्स, अगर हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स, जो टाइटल है डॉक्यूमेंट्स का, ओके, वो ट्रांसफर कर दिया, ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया वाइल द गुड्स वर इन ट्रांजिट, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। ओके, तो ये जो दो पॉइंट्स थे, बोथ दिस पॉइंट्स रिमेन सेम। ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। न्यू पॉइंट इज एडेड। ओके, न्यू पॉइंट इज एडेड। क्या पॉइंट ऐड हुआ है एक बार पढ़ते हैं। और ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, इट इज हैविंग रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। सप्लाई ऑफ गुड्स warehoused in special economic zone or free trade warehousing zone to any person before clearance for their export or sale to DTA will not be treated as supply under GST। ओके, इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेंगे और इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे, कस्टम से इसको कनेक्ट करके पढ़ेंगे। ओके, समझो कि ये इंडिया है। ओके, समझो कि ये यूएस। ओके, यूएस से इंडिया में गुड्स आ रहा है, लेकिन किधर आ रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गुड्स है। ओके, देखो यहाँ पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर वेयर हाउस है। ओके, अब गुड्स यूएस से आ रहा है इंडिया के अंदर, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के वेयर हाउस में गुड्स है। किधर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के वेयर हाउस के अंदर। नाउ दिस ट्रांजेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, यहाँ पर ड्यूटी लगेगा ही नहीं, इट इज एग्जेम फ्रॉम ड्यूटी। ओके, इट इज एग्जेम फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। क्यों एग्जेम्प्ट है, क्योंकि एसईजेड इज ट्रीटेड एज आउटसाइड इंडिया, एंड आउटसाइड इंडिया वाला एंटिटी आउटसाइड इंडिया से ही गुड्स खरीद रहा है। ओके, देयरफॉर एग्जेम्पशन है कस्टम्स के अंदर। ओके, एसईजेड एक्ट के अंदर भी दिया हुआ है, कस्टम के एक्ट में भी दिया है कि देयर वोंट बी एनी लेवी ऑफ जीएसटी इफ गुड्स आर इंपोर्टेड बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन। So these goods which are coming from outside India into special economic zone, these goods are exempt from GST. Okay. Now what happens is, for example, our goods are in warehouse. Now we are selling these goods to some other person when the goods are still in warehouse. The warehouse के अंदर goods है, हम लोगों ने ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया किसी और को। ओके, किसी और को हम लोगों ने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। So this transaction
वुड ऑल्सो बी कंस्टिट्यूट एज नॉट अ सप्लाई। समझ में आया बात? दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट अ सप्लाई। ओके, तो ये वेयरहाउस से डीटीए में क्लियर करने वाला हो या फिर वेयरहाउस से वापस से एक्सपोर्ट करने वाला हो, दोनों में से कोई भी केस रहेगा, जीएसटी वुड नॉट बी एप्लीकेबल। ओके, सबको समझ में आया? तो एसईजेड के अंदर अगर वेयरहाउस है, या तो फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन, ओके, गवर्नमेंट नोटिफाई करता है कि ये एरिया को हम बोलेंगे फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन। ओके, तो उन दोनों ही केसेस में वेयरहाउस के अंदर अगर गुड्स का सेल हुआ है, इट वोंट बी लेविएबल टू जीएसटी। इज इट वेरी क्लियर? सबको समझ में आया? तो ये फर्स्ट वाला अपना अमेंडमेंट कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद एक वैलिडेशन क्लॉज डाला है ये लोगों ने, कि अगर आप लोगों ने पहले उसके ऊपर टैक्स भरा रहेगा तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, इट इज बट ऑब्वियस, गवर्नमेंट है, कोई रिफंड थोड़ी मिलेगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट इज इन चार्ज ऑफ जीएसटी। जीटीए के रेट्स में चेंजेस है। ओके, जीटीए के रेट ऑफ टैक्स में चेंज है। ओके, जीटीए के पास दो ऑप्शंस था। ओके, दिस अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल फॉर सीए इंटर, इन शॉर्ट ऑल लेवल्स। ओके, मैं ऑल लिख देता हूँ, सिंपल, ऑल लेवल्स। तो ऑल लेवल्स पे ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। क्या अमेंडमेंट है देखो, जीटीए के पास देयर वर टू ऑप्शंस, अभी भी दो ही ऑप्शंस है, एफसीएम एंड आरसीएम। एफसीएम के अंदर देर आर फर्दर टू ऑप्शंस। ओके, पहले क्या था, 12% एंड 5%। नाउ दैट 12% इज अमेंडेड टू 18%। ओके, 12% से चेंज करके क्या कर दिया लोगों ने, 18% कर दिया उसको। ओके, उसको क्या कर दिया लोगों ने, 18%। क्योंकि ये लोग जो जीटीए जो व्हीकल्स वगैरह खरीदते हैं उसके ऊपर हैवी आईटीसी रहता है। ओके, और वो हैवी आईटीसी को यूज करने के लिए उनका लायबिलिटी इतना आता ही नहीं है, क्योंकि 12% रहता है। व्हाट गवर्नमेंट डिड इज, गवर्नमेंट ने जीटीए का आउटपुट का रेट, एफसीएम में आउटपुट का रेट 12 के बजाय क्या कर दिया, 18%। सो नाउ ऑल द जीटीएस हैव टू पे टैक्स अंडर एफसीएम ऑप्शन एट द रेट ऑफ 18% विथ फुल आईटीसी। मतलब इन लोग को पूरा आईटीसी दिया जाए। समझ में आया? एंटायर आईटीसी वुड बी अवेलेबल, फुल आईटीसी। इज इट वेरी क्लियर? ओके, बाकी कोई भी चेंज नहीं है इस पोजीशन में, खाली रेट चेंज है, 12 के जगह पे 18। अभी जीटीए का डेफिनेशन चेंज हुआ है, इसके साथ साथ एग्जेम्पशन में कुछ चेंजेस है, प्लस 9(5) में कुछ चेंजेस। ओके, तीनों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। ओके, पहले क्या अमेंडमेंट है मैं यहाँ पर बताता हूँ, तीनों को एक साथ मैं कनेक्ट करके बताऊंगा। देखो, पहली बात तो हम लोग को अगर कुछ चीज के ऊपर टैक्स लगाने का है, ओके, अगर हम लोग को कभी भी टैक्स लगाने का होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सप्लाई है कि नहीं ये हम लोग चेक करते हैं, बरोबर, और सप्लाई के बाद हम लोग एग्जेम्पशंस चेक करते हैं। ओके, और एग्जेम्पशंस के बाद हम लोग चार्ज ऑफ जीएसटी चेक करते हैं। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, ये मैकेनिज्म चलता है, पहले सप्लाई है कि नहीं, उसके बाद एग्जेम्पशन, उसके बाद चार्ज। चार्ज के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, एफसीएम रहेगा सेक्शन नंबर 9(1), आरसीएम रहेगा सेक्शन नंबर 9(3), एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर रहेगा सेक्शन नंबर 9(5). ओके, तो 9(1), 9(3) एंड 9(5). ओके, इसका एप्लीकेबिलिटी हमेशा कब आएगा, एग्जेम्पशन पढ़ने के बाद आएगा। वो समझ में आ रहा है पॉइंट? तो नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज रिलेटेड टू डिलीवरी सर्विसेज। ओके, डिलीवरी ऑफ गुड्स सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ओके, थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो जैसे पोर्टर, आप लोगों ने सुना रहेगा पोर्टर। ओके, पोर्टर करके एक ऐप रहता है। ओके, उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, गुड्स को किधर भेजना है, किधर से मंगवाना है, तो हम लोग कर सकते हैं। एंड दूसरा आप लोगों ने देखा रहेगा वी फास्ट। ओके, नाउ डेज इट इज नोन एज बोर्जो। ओके, तो वी फास्ट, तो ये दोनों चीज के लिए अमेंडमेंट ये लोग लेके आए। तो सबसे पहला स्टेप सप्लाई, सप्लाई के चैप्टर में देर इज नो अमेंडमेंट। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एग्जेम्पशन चैप्टर। अब एग्जेम्पशन में ऐसा था, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन जो था, ओके, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, उसमें रोडवेज का अगर आप लोग को याद रहेगा,
तो एग्जेम्पशन था कुछ। ओके, रोडवेज से अगर हम लोग गुड्स भेज रहे तो टैक्सेबिलिटी एंड एग्जेम्पशन दोनों था, तो मैं दोनों यहाँ पर बता रहा हूँ। जीटीए से अगर हम लोग भेजेंगे, ओके, देन इट वाज टैक्सेबल। कुरियर एजेंसी से भेजेंगे तो भी इट वाज टैक्सेबल, एंड अगर अदर मोड से हम लोग भेजेंगे तो इट वाज एग्जेम्प्ट। ओके, दोनों टैक्सेबल था, कुरियर एंड जीटीए, एंड अदर्स इट वाज एग्जेम्प्ट। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, जीटीए के डेफिनेशन में अमेंडमेंट लाया। क्या क्या देखो, जीटीए के डेफिनेशन में अमेंडमेंट लाया, और क्या बोला, जीटीए का जो डेफिनेशन है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी का जो डेफिनेशन है, इट विल नॉट इंक्लूड गुड्स डिलीवर्ड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ओके, गुड्स का डिलीवरी अगर किधर से हुआ, ई कॉमर्स ऑपरेटर से हुआ, तो यहाँ पर हम लोग उसको जीटीए नहीं बोलेंगे। मतलब कि गवर्नमेंट ने पोर्टर को जीटीए के डेफिनेशन से निकाल दिया, वी फास्ट को जीटीए के डेफिनेशन से निकाल दिया। ओके, तो जीटीए का डेफिनेशन पहले तो चेंज किया है लोगों ने। अब जीटीए का डेफिनेशन चेंज करके क्या इंप्लीकेशन आया, पहले वो समझते हैं। अर्लियर अर्लियर समझो पोर्टर यहाँ पर है, पोर्टर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू, से फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड, और ये रजिस्टर्ड है। तो ये ट्रांजैक्शन जो था अर्लियर अर्लियर इट वाज टैक्सेबल अंडर आरसीए, क्योंकि पोर्टर वाज पार्ट ऑफ जीटीए। ओके, पोर्टर वाज पार्ट ऑफ जीटीए, therefore earlier it was under RCA. But now porter is removed from the definition of GTA. Therefore, if porter is providing services to ABC Limited, okay, it will not form part of GTA. Therefore, it will become taxable under FCM. समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर है सब लोग को? तो देखो, जीटीए के डेफिनेशन से इन लोगों ने क्या किया, पोर्टर को बाहर निकाला। मतलब कि पोर्टर किधर आ जाएगा, अदर्स में आ जाएगा। सिंपल, देखो ध्यान से सुनो। पहले पोर्टर जीटीए में था तो टैक्सेबल था। अब पोर्टर को अगर जीटीए से बाहर निकाला तो अदर्स में आ जाएगा, तो लोग बोलेंगे एग्जेम्प्ट। तो गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन चैप्टर में ये अमेंडमेंट किया कि दिस एग्जेम्पशन इज नॉट एप्लीकेबल टू गुड्स डिलीवर्ड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। समझ में आया पॉइंट? मतलब कि एग्जेम्पशन हटाया। पहले देखो, जीटीए में था तब तक टैक्सेबल था, जीटीए से बाहर निकाला तो अदर्स में आया एग्जेम्प्ट। लेकिन एग्जेम्पशन का एक्सेप्शन डाल दिया, मतलब कि पोर्टर का जो सर्विस रहेगा इट वुड बी टैक्सेबल, पोर्टर सर्विसेज वुड बी टैक्सेबल। सबको समझ में आ रहा है? पोर्टर सर्विसेज वुड बी टैक्सेबल। और अगर टैक्सेबल है तो फिर अभी हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, चार्ज ऑफ जीएसटी। सो चार्ज ऑफ जीएसटी क्या बोलता है, टैक्स किस में भरना पड़ता है अपने को, एफसीएम आरसी में, या तो ई कॉमर्स के हिसाब से ई कॉमर्स भरेगा। ओके, तो अभी हम लोग को गवर्नमेंट ने क्या बताया, चलो अभी एफसीएम हम लोगों ने क्या देखा, जीटीए इज अंडर आरसीएम। तो अगर आरसीएम से इसको हटा दिया तो पोर्टर के ऊपर कभी भी आरसीएम नहीं आएगा। समझ में आया पॉइंट? पोर्टर के ऊपर कभी भी आरसीएम नहीं आएगा। तो फिर पोर्टर किधर जाएगा, एफसीएम में जाएगा या तो ईसीओ में जाएगा। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए हम लोग को सेक्शन नंबर 95 पढ़ना पड़ेगा, 95 का अमेंडमेंट। ओके, सेक्शन नंबर 95 अगर याद है थोड़ा सा, कुछ कुछ सर्विसेज ऐसा रहता है जिसके ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स। ओके, कुछ कुछ सर्विसेज में ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स। ठीक है, तो उसके अंदर चार सर्विस था पहले से। सबसे पहला था पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। ओके, सबसे पहला था पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। उसके बाद सेकंड था होटल अकोमोडेशन सर्विस, होटल अकोमोडेशन सर्विस। तीसरा था यूटिलिटी सर्विस,
चौथा रेस्टोरेंट सर्विस। ओके, अब पांचवा ऐड किया गया है गुड्स डिलीवर्ड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। गुड्स डिलीवर्ड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब यहां पर इन लोगों ने ये बोल दिया कि अगर अगर गुड्स का डिलीवरी हो रहा है, ओके, एंड जो सप्लायर है, सप्लायर मतलब ट्रांसपोर्टर, इफ ट्रांसपोर्टर इज रजिस्टर्ड पर्सन, देन जीएसटी वुड बी पेड बाय हिम, दैट वुड बी अंडर फॉरवर्ड चार्ज, दैट इज सेक्शन नंबर 9(1). लेकिन पोर्टर पे जो ट्रांसपोर्टर है, ओके, वो अगर अनरजिस्टर्ड निकला तो ऐसे केसेस में सेक्शन नंबर 9(5) ट्रिगर हो जाएगा, और 9(5) के हिसाब से पोर्टर वुड बी लायबल टू पे टैक्स एज पर सेक्शन 9(5). सबको समझ में आ रहा है? एवरीवन क्लियर? सबको समझ में आया? तो ये अमेंडमेंट्स क्लियर है क्या? ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर हम लोगों ने गुड्स भेजा तो उसका ये अमेंडमेंट है, अभी हम लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मीन्स एनी पर्सन who provides service in relation to transportation of goods by road and issues consignment note but does not include, ओके, जीटीए के डेफिनेशन से निकाल दिया। किसको निकाला? ईसीओ by whom services of local delivery are provided, एंड दूसरा ईसीओ through whom services of local delivery are provided। मतलब क्या है इसका? ओके, इन दोनों का मतलब क्या हो मैं समझाता हूँ पहले। देखो, पहला हम लोग फर्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, ईसीओ बाय whom सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। एग्जाम्पल समझो, यहाँ पर एलएमएन करके ईसीओ है। ओके, एलएमएन करके समझो ये ईसीओ है। यहाँ पर ए लिमिटेड करके ट्रांसपोर्टर है, यहाँ पर बी लिमिटेड करके एक रिसिपिएंट। ओके, इस तरीके से सिचुएशन। अभी अगर बी लिमिटेड ईसीओ को पैसा देता है, ओके, और बी लिमिटेड को ईसीओ से ही बिल आता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, एलएमएन ईसीओ इज शोइंग हिमसेल्फ एज ट्रांसपोर्टर। ओके, और एलएमएन क्या करता होगा, किससे सर्विस ले रहा है? ए लिमिटेड से ले रहा है, तो ये केस भी कवर्ड है। ओके, इफ एलएमएन इज इशूइंग इनवॉइस, तो पोर्टर तो ऐसे ही करता था। ओके, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? ओके, बी लिमिटेड, यहाँ पर बी लिमिटेड ने एलएमएन को पैसा दिया जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है। ए लिमिटेड विल ट्रांसपोर्ट द गुड्स, ऑब्वियसली इधर भी वही कर रहा था, और ट्रांसपोर्टेशन का इनवॉइस जो है वो ए लिमिटेड देगा। तो यहाँ पर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू ईसीओ, एंड ऊपर वाले में सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय ईसीओ। तो बोथ आर कवर्ड अंडर दिस पॉइंट। ओके, मतलब कि जीटीए के डेफिनेशन से दोनों को निकाल दिया। तो ईसीओ ने सर्विस दिया, वो भी निकाल दिया, और ईसीओ के थ्रू सर्विस दिया, वो भी निकाल दिया। ठीक है, तो पूरा इम्प्लीकेशंस क्लियर हो गया सबको? 9(5) के अंदर डाल दिया, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी एक्सेप्ट व्हेन पर्सन इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब रजिस्टर्ड होगा तो फिर 9(5) नहीं लगेगा, मतलब रजिस्टर्ड होगा तो वही बंदा पे करेगा, और अगर अनरजिस्टर्ड रहा तो ईसीओ पे करेगा। ओके, करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट्स आर इन एग्जेम्पशन चैप्टर ऑल्सो, तो वहां पर भी मैं मार्क करवा दूँ। उसके बाद अगला अमेंडमेंट, इट इज फॉर ऑल जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है, उन लोग के पास दो ऑप्शन था, 12% और 5%। ओके, अभी यहाँ पर दो ऑप्शन है, 18% और 5%। तो 12% के जगह पे अगेन यहाँ पर 18% का ऑप्शन आ चुका है, लाइक जीटीए। नेक्स्ट अमेंडमेंट इज टाइम ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल फॉर ऑल। ओके, जो वाउचर्स वाला पॉइंट था, वाउचर्स अगर रिडीमेबल समझो कि आपने इशू किया तो इट इज आइडेंटिफाइबल, तो फिर जब भी इशू किया दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर सप्लाई वाज नॉट आइडेंटिफाइबल तो रिडम्पशन ऑफ वाउचर, तो ये चीज निकल चुकी है। ओके, तो ये सब लोग के लिए निकल चुकी है। तो जो भी क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में होंगे वो वाले क्वेश्चंस आप नहीं करना। वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई में कुछ अमेंडमेंट है?
पहले क्या था? अ सप्लायर कुड इशू क्रेडिट नोट फॉर डिस्काउंट्स, मतलब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के लिए क्रेडिट नोट दे सकता था, गुड्स रिटर्न के लिए दे सकता था, करेक्शंस के लिए दे सकता था, एंड रिड्यूस आउटपुट टैक्स। ओके, बट रिसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स किया कि नहीं, वो कंडीशन क्लियर नहीं था। ओके, तो सेक्शन नंबर 34, ओके, उस सेक्शन में एक अमेंडमेंट लाया। द अमेंडमेंट क्लियरली सेज दैट सप्लायर कैन नॉट रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। सप्लायर जो है ना, वो टैक्स लायबिलिटी को कम नहीं कर सकता, अनलेस अनलेस रिसिपिएंट हैज रिवर्स द आईटीसी। मतलब जब तक रिसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स नहीं किया रहेगा, सप्लायर कैन नॉट रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। समझ में आ पाया? तो सप्लायर कैन ओनली रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी व्हेन हिज रिसिपिएंट हैज रिवर्स्ड द करस्पॉन्डिंग आईटीसी। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर। ओके, एंड दूसरा पॉइंट, टैक्स बर्डन हैज बीन पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन। मतलब कि जब टैक्स बर्डन पास ऑन कर दिया, तो सप्लायर कैन नॉट रिड्यूस हिज टैक्स लायबिलिटी। ओके, लेट अस टेक एग्जांपल फॉर बोथ दिस पॉइंट्स, एंड प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया है गवर्नमेंट ने, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर। गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकली आईएमएस पोर्टल लॉन्च किया। ओके, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ये पोर्टल से क्या होता है वो समझते हैं पहले। ये पोर्टल से गवर्नमेंट क्या करता है, सप्लायर तो पहले जीएसटी-R1 भर डाल रहा है अपना। ओके, अभी जीएसटी-R1 भरने के बाद पहले कैसा 2B में आ जाता था। ओके, अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है, एक बीच में फिल्टर लगाएंगे, आईएमएस, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी इसके अंदर क्या होएगा, आपको पूरा लाइन आइटम दिखेगा जो सेलर ने डाला है। आपके पास वहां पर 4 ऑप्शंस रहेगा। ओके, एक्सेप्ट, रिजेक्ट या तो पेंडिंग। ओके, 3 ऑप्शन, एक्सेप्ट, रिजेक्ट या तो पेंडिंग। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो फिर 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट करेंगे तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। पेंडिंग मतलब हम लोग बाद में आईटीसी लेना चाहते हैं, अभी नहीं लेना चाहते। तो ऐसा कब हो सकता है कि आपको आईटीसी मिल रहा है फिर भी आप लोग नहीं लेना चाहते? देयर कैन बी सिचुएशन लाइक, मान के चलो कि आप लोगों ने परचेस की, गुड्स नेक्स्ट मंथ डिलीवर हुआ, तो आईटीसी नेक्स्ट मंथ मिलेगा। तो इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, पेंडिंग पे क्लिक करके उसको छोड़ देना। समझ में आ पाए? अगर सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लो, अगर ये आपका इनवॉइस ही नहीं है तो रिजेक्ट कर दो। आपका इनवॉइस है पर आईटीसी नेक्स्ट मंथ में एलिजिबल है, तो आज की तारीख पे इसको पेंडिंग पे डाल दो। गेटिंग द पॉइंट? तो सिमिलर वे में जीएसटीआर 1 में क्रेडिट नोट भी दिखता है। अगर मैं सप्लायर हूं, मैंने आपके अगेंस्ट क्रेडिट नोट बनाया, तो व्हाट आई एम इंटेंडिंग इज, आई वांट टू रिड्यूस माय आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, यस और नो। मैंने अपने जीएसटीआर 1 में डाला, मतलब व्हाट आई एम इंटेंडिंग, आई एम इंटेंडिंग टू रिड्यूस माय आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। नाउ गवर्नमेंट सेज, unless your recipient accepts such credit note in IMS portal, we are not going to allow this credit note to you। मतलब अगर मैंने क्रेडिट नोट डाला है, तो मेरे रिसिपिएंट ने क्या करना चाहिए, उस क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड एज सुन एज माय रिसिपिएंट एक्सेप्ट्स द क्रेडिट नोट, उसका जो आईटीसी रहेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, और मेरा लायबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर मेरे रिसिपिएंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, देन इट विल बी एडेड इन माय लायबिलिटी। समझ में आया पॉइंट? अगर मेरा रिसिपिएंट मेरा क्रेडिट नोट को रिजेक्ट करता है, तो मेरा लायबिलिटी वापस बढ़ जाएगा। इट मींस मेरे को कोई रिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई होप द डिस्कशन इज वेरी क्लियर। ओके, तो ये पहला पॉइंट का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन समझ में आ गया। दूसरा दूसरा पॉइंट, अब मान के चलो कि यहाँ पर मैं हूँ, ओके, यहाँ पर आप लोग, कि मैंने आपके ऊपर इनवॉइस बनाया था, से 10,000 रुपीज का इनवॉइस बनाया, ठीक है। जीएसटी मैंने चार्ज किया था 1800 रुपये, गुड्स बेचा था, ऐसा अज्यूम करते। अभी ये जो स्टूडेंट है, ओके, आप लोग मुझे रिटर्न दे रहे, लेट अस से
आप लोग ने मुझे 30 नवंबर के बाद रिटर्न दिया। कब रिटर्न दिया? 30 नवंबर के बाद। तो फिर मैं कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करूंगा? आई विल इशू कमर्शियल क्रेडिट। आई विल इशू कमर्शियल क्रेडिट नोट। समझ में आया पॉइंट? तो कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करके मैं क्या करूंगा? आपको पैसा वापस कर दूंगा। समझो 2000 रुपए का सामान आपने मेरे को वापस दिया, तो मैं आपको रिटर्न कितना रुपया दूंगा? 2000 प्लस जीएसटी के सिर्फ 2000 रुपये। ऑब्वियसली ओनली 2000 रुपीज। समझ में आया पॉइंट? तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो 360 रुपीज है वो मैंने आपको रिटर्न नहीं दी। मैंने आपको रिटर्न दिया ही नहीं। रिटर्न नहीं दिया मतलब वो पैसा किसने रख लिया? मैंने, मतलब के ने रख लिया वो पैसा। ऑब्वियसली मेरे को देना भी नहीं चाहिए क्योंकि इट इज कमर्शियल क्रेडिट नोट। तो गवर्नमेंट वही बोल रहा है कि 360 का बर्डन मैंने तो पास ऑन कर दिया। कैसे पास ऑन कर दिया? मैंने 360 रुपीज आपको नहीं दिया। इट मीन्स आपने वो बर्डन बेयर किया। समझ में आ रहा है पॉइंट? नहीं तो आपको 360 मिल जाना चाहिए था, बट आपको 360 मिला क्या? नहीं मिला। इट मीन्स यू हैव टेकन द बर्डन। समझ में आया? तो यहाँ पर गवर्नमेंट से इस के का लायबिलिटी कम नहीं होगा, क्योंकि के ने क्या कर दिया? बर्डन पास ऑन कर दिया। आपको समझ में आएगा पॉइंट? ओके, डन। तो ये वाला पॉइंट हो गया अपना। नेक्स्ट इज पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का ट्रीटमेंट। ओके, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का ट्रीटमेंट। अब ये क्या बोलते हैं देखो, अमेंडमेंट एप्लीकेबल टू ऑल। सेकंड एक कॉल आ। अभी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के ट्रीटमेंट के ऊपर हम लोग बात करने वाले। ओके, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट क्या होता है हम लोग को मालूम है। आज मैंने सेल कर दिया, ओके, लेकिन डिस्काउंट मैं बाद में दूंगा। तो हाउ वी कैन गिव? बाय इशूइंग क्रेडिट नोट। उसके लिए कुछ तीन कंडीशंस हमने सीखी थी जो फुलफिल करनी पड़ती है। पहला, डिस्काउंट शुड बी एज पर एग्रीमेंट। दूसरा, आईटीसी शुड बी रिवर्स्ड बाय रिसिपिएंट। एंड तीसरा, इट शुड बी स्पेसिफिकली लिंक्ड टू ओरिजिनल इनवॉइस। ओके, तो ये सारे पॉइंट हमने पढ़े थे। अभी उसके ऊपर एक सर्कुलर क्या आया थे। सबसे पहला, सप्लायर इशूज फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट। क्या दिया देखो, समझो कि एक कंपनी है, उसने डीलर को कुछ गुड्स बेचा था। ओके, 1 लाख रुपीज में गुड्स बेचा था। ओके, डीलर ने बहुत अच्छा काम किया। एट ईयर एंड कंपनी ने डीलर को एक इंसेंटिव दे दिया। क्या दे दिया? इंसेंटिव बाय इशूइंग फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, दैट इज कमर्शियल क्रेडिट नोट विदाउट जीएसटी वाला। ओके, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिड्यूस करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे, क्योंकि कमर्शियल क्रेडिट नोट है। कमर्शियल क्रेडिट नोट से वैल्यू ऑफ सप्लाई रिड्यूस नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो कंपनी ए है उसको जीएसटी तो 18,000 जो भरने का था वही भरने को आएगा। एंड बी कैन रिटेन फुल आईटीसी। बी को आईटीसी कितने का मिलेगा? 18,000 का ही आईटीसी मिलेगा। ओके, सेकेंड, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट लिंक्ड टू प्राइस ऑफर्ड टू एंड कंज्यूमर। देखो, मान के चलो कि मैंने आपको एक प्रोडक्ट बेचा। ओके, वो प्रोडक्ट इतना खास नहीं है। ओके, वैल्यू फॉर मनी नहीं है। ओके, वैल्यू फॉर मनी नहीं, तो वो बिक ही नहीं रहा है। समझो मैं कंपनी हूँ, आप रिटेलर हो, वो प्रोडक्ट आपके उधर से निकल ही नहीं रहा है। तो आपने मेरे को कॉल किया, बोला कि सर आपने क्या प्रोडक्ट चिपका दिया है, बिक ही नहीं रहा है। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, आप ये प्रोडक्ट को सस्ते में बेचो तो निकल जाएगा। तो आप मुझे क्या बोलोगे? सर मैं सस्ते में क्यों बेचूं, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो मैंने बोला डोंट वरी, आप सस्ते में बेचो, लेकिन वो जो सस्ते में आप बेच रहे हो उसका जो अमाउंट रहेगा, दैट आई विल गिव इट टू यू। ओके, एग्जाम्पल, अभी यहाँ पर एग्जाम्पल है वैसे तो। मान के चलो कि मैंने 10,000 में प्रोडक्ट बेचा आपको, और आप उसको आगे बेचने वाले हो 15,000। तो यू आर एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिट ऑफ 5,000।
अब मैं आपको बोलता हूँ 15 में मत बेचो, नहीं बिकेगा, 14 में बेचो। तो आपने आप बोला कि सर हम लोग का 5,000 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था, अब 4,000 ही होएगा। तो मैं बोला कि आप क्यों चिंता कर रहे हो, 4,000 आप कस्टमर से कमाओ, 1,000 मैं आपको दे दूंगा, हो गया ना आपका पूरा। तो यहाँ पर जो मैं 1,000 रुपया आपको वापस दूंगा, दैट वुड बी basically a discount given by me. So this type of discount which is linked to price offered to end consumer would not be deductible from the value of supply. मतलब मुझे जीएसटी 10,000 पे भरना पड़ेगा, जो 1,000 रुपया मैं आपको दूंगा उसका बेनिफिट गवर्नमेंट मुझको नहीं देने वाला। समझ में आया पॉइंट? एवरीवन क्लियर? ओके, नेक्स्ट, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट इन्वॉल्विंग प्रमोशनल एक्टिविटीज। अभी ये क्या होता है देखो, अभी ना आप लोगों ने कुछ दुकान ऐसा देखा रहेगा, ओके, उसमें क्या होता है, कुछ कुछ कंपनीज का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो आगे आगे लगाया रहता है। ओके, आगे आगे फ्रंट में लगाते हो लोग। समझो कि मैंने आपको कैडबरी बेचा, आपने मेरे को बोला कि सर कैडबरी तो हम आपका बेचेंगे, लेकिन कैडबरी को फ्रंट में रखने का हम आपसे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। तो मैंने बोला चलेगा चलेगा, 2,000 रुपया ले लो एक्स्ट्रा, बट कैडबरी मेरा फ्रंट पे रखना ताकि लोग खरीद सके। तो यहाँ पर दैट रिटेलर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ मार्केटिंग एंड प्रमोशन टू whom he is providing services to me, that is company manufacturer. Therefore this is a separate activity and it would be taxable. समझ में आ रहा पॉइंट? So GST would be charged by retailer to the company. Is it very clear? And tax would be applicable. उसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट इज विथ रिगार्ड्स टू आईटीसी चैप्टर। ओके, आईटीसी चैप्टर में हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट और मशीनरी का एक सफारी रिट्रीट्स करके केस देखा हुआ है। ओके, ये केस के अंदर क्या था, मैं एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ। ओके, लॉ में क्या लिखा था एकदम स्टार्टिंग से, कि अगर आप लोग प्लांट और मशीनरी बनाते हो तो आप लोग को आईटीसी मिलेगा। तो एक कंपनी ने क्या किया, बिल्डिंग बनाया, और वो बिल्डिंग के सारे जो गाले थे, शॉप्स थे, उसको भाड़े पर देने का उसका बिजनेस था। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वो उसका परचेस था, एंड गिविंग इट ऑन रेंट इट वाज हिज बिजनेस सेल्स। तो डिपार्टमेंट आर्ग्यूड दैट इट इज नॉट प्लांट एंड मशीनरी। तो दैट कंपनी आर्ग्यूड कि आपने लॉ में क्या लिखा है, प्लांट और मशीनरी, इट मीन्स प्लांट होना चाहिए या तो मशीन होना चाहिए। नाउ दिस बिल्डिंग इज माई प्लांट, क्योंकि मैं इसमें से कमा रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, बोला कि भाई आशीष बराबर बोल रहा है, प्लांट और मशीनरी है तो प्लांट तो इसके लिए बिल्डिंग ही है, क्योंकि बिल्डिंग से ही तो ये रेवेन्यू कमा रहा है। ओके, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी भी हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लॉ को ही चेंज कर दिया, और लॉ में प्लांट और मशीनरी के जगह पे प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया। मतलब यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह नहीं चलेगी। ओके, एंड दिस अमेंडमेंट इज बेसिकली फॉर फाइनल लेवल ओनली, क्योंकि इंटर लेवल पे केस लॉस आर नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट अमेंडमेंट एप्लीकेबल फॉर ऑल, ऑलरेडी कवर्ड, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया। नेक्स्ट अमेंडमेंट एप्लीकेबल फॉर ऑल, एकदम सिंपल है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम नाउ। ओके, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर एग्जेम्प्ट, बट ग्रुप इंश्योरेंस इज टैक्सेबल। ग्रुप इंश्योरेंस मतलब अगर समझो कंपनी ने ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज के लिए इंश्योरेंस लिया, देन इट विल बिकम टैक्सेबल। ग्रुप इंश्योरेंस का री इंश्योरेंस विल ऑल्सो बी टैक्सेबल, बट इंडिविजुअल का लाइफ इंश्योरेंस वुड बी एग्जेप्ट। ओके, अगर पर्सनल नाम पे ले रहे हैं तो एग्जेप्ट। ओके, फैमिली वगैरह, okay, यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज क्लैरिफाइड दैट दिस एग्जेम्पशन शैल अप्लाई टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वेर इंश्योर्ड इज एन इंडिविजुअल or an individual and family of the individual, and family shall include all individuals insured as family in the contract of insurance। मतलब ग्रुप इंश्योरेंस नहीं चलेगा, फैमिली इंश्योरेंस के लिए एग्जेम्पशन कंटिन्यूड है।
सेम विथ री इंश्योरेंस। ओके, सेम चीज है सब कुछ। तो अब यहाँ तक इंटर के लिए एप्लीकेबल था। अभी आगे हम लोग पहले इंटर का सारा खत्म कर लेते, फिर हम लोग ये वीडियो को बंद करेंगे एंड देन वी विल गो ऑन फॉर ओनली फाइनल लेवल अमेंडमेंट्स। ओके, तो ये फाइनल का है, ये भी पूरा फाइनल का है। रिटर्न्स अंडर जीएसटी, ओके, दिस इज फॉर ऑल। इसके अंदर सिंपल 990 का जो लिमिट था टर्नओवर का, अप टू 2 CR, नो 9C। मोर देन 2 CR अप टू 5 CR, ओनली 9 बट नो 9C। मोर देन 5 CR, 9 एज वेल एज 9C। ओके, तो ये हो गया सेम टू सेम, कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद जनरेशन ऑफ 2A एंड 2B, ओके, नॉट रिलेवेंट अमेंडमेंट। ओके, ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट की जगह पे इन लोगों ने स्टेटमेंट बना दिया, क्योंकि आईएमएस करके आ गया ना अभी, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट वगैरह करने वाले। फिर रेस्ट्रिक्शन इन फाइलिंग ऑफ 3B। ओके, पहले क्या लिखा हुआ था, विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ओके, अभी ये लोगों ने क्या किया, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस। ओके, मतलब ये लोग रिटर्न्स का जो ड्यू डेट है, ओके, उसको क्या कर रहे हैं, अगर समझो गवर्नमेंट ने मेरे को बोला कि अ, आप लोग का आईटीसी आपने 3B में ज्यादा लिया एज कम्पेयर टू 2B, तो हम लोग आपका रजिस्ट्रेशन क्या करने वाले, सस्पेंड। ओके, तो सस्पेंड करने वाले, तो मैं रिटर्न फाइल नहीं कर पाऊंगा, 3B फाइल नहीं कर पाऊंगा। तो फिर विद इन सच टाइम बोला है, लेकिन अभी विद इन सच टाइम बट सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। ओके, तो ये लाइन ऐड हो चुका है अभी। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया और एक ऑफेंस पेनल्टी, ये फाइनल लेवल का ही है। मिसलिनियस ऑल्सो फाइनल लेवल का। तो इंटर लेवल के लिए यहाँ तक की अमेंडमेंट्स है, और सिर्फ एक ही अमेंडमेंट शायद आप लोग को नहीं था, पहला वाला। ओके, बाकी सब तो इंटर फाइनल दोनों के लिए कॉमन है। अभी सेकंड पार्ट जो आएगा वो सिर्फ फाइनल के लिए रहेगा। इंटर स्टूडेंट्स प्लीज डू नॉट वॉच द सेकंड पार्ट। एंड इंटर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है सीए इंटर स्पेसिफिकली, सप्लाई चैप्टर वाला अमेंडमेंट नहीं देखना। ओके, बाकी एवरीथिंग वाज एप्लीकेबल टू यू। थैंक यू सो मच।